जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं जो बिहार डीलर परीक्षा 2025 में जो आपका जो बचा है मात्र 13 दिन, उनके लिए ये लेकर आ गए मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट 5 रहने वाले हैं। इससे पहले हम करवा चुके हैं 4 तक। तो टोटल हम आपके 15 दिन जो बचे हुए हैं 27 फरवरी के जो एग्ज़ाम है उनके लिए हम 15 सेट लेकर आ गए हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए 53 प्रश्न है। इससे आपके एग्ज़ाम में 100% के साथ आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये मॉक टेस्ट है जो दोस्तों, जो अब अपने स्कोर को पता कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर बना सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5। बिना देरी के बढ़ते हैं। और एक थोड़ा छोटा सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ग्रुप के साथ। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं सेट नंबर 5 की ओर। तो चलिए आगे हम पहला प्रश्न देखेंगे मॉडल सेट 5। तो जैसे दिया गया है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। तो आप अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आप सॉल्व किए हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल में जो है वो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता मिलती है काली मिट्टी में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो किस फसल के लिए पानी अधिक होना चाहिए लेकिन जवाब नहीं होना चाहिए। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाय के लिए जो है फसल उनके लिए पानी अधिक होना चाहिए लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तो चाय का जो खेती के लिए होता है वो होता है वर्षा कितना 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना 150 से लेकर 250 के बीच। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में सम्मिलित किया गया है इसका क्या प्रयोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि मौलिक अधिकारों को और आर्थिक अधिक सार्थक बनाना। मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। तो जो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो दो है दोस्तों, तो ये कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएंगे एकाउंट ए। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। टर्की की राजधानी है, तो टर्की की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए अंकारा। अंकारा जो है वो टर्की की राजधानी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है नंबर 6 कि इंडिया डिवाइडेंड के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडिया डिवाइडेंड के लेखक है। और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुस्तक क्या है, ये कौन सा पुस्तक लिखी है। तो ये जो लिखा है ऑप्शन ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस जो फ्रीडम है वो अब्दुल कलाम आज़ाद का है। और महात्मा गांधी का जो है वो है क्या सत्य का हिंद स्वराज। कौन सा पुस्तक लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखा है वो कौन लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा है। और श्री राजगोपालचारी जो लिखा है वो क्या लिखा, तो महाभारत कथा। कौन, महाभारत कथा वो श्री राजगोपालचारी द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड, अब्दुल कलाम आज़ाद का तो
इंडिया विंस फ्रीडम महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और श्री राजगोपालचारी। तो महाभारत कथा लिखा है। तो ये सारे प्रश्न याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। देश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन नियमित रखता है, तो रखता है कौन, सेबी। कौन रखता है सब कुछ, सेबी रखते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ, सेबी का स्थापना, तो सेबी की जो स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। कब, 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना हुआ था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर जो है ये दाची ग्राम अभयारण्य स्थित है। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम अभयारण्य स्थित है। दोस्तों अभयारण्य से प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें और सब भी देख लेते हैं सभी राज्य का, तो बताते हैं। मॉक टेस्ट है तो कोई बात नहीं, एक बार बता देते हैं। जैसे दिया गया है जम्मू कश्मीर में तो दाची ग्राम अभयारण्य है, और महाराष्ट्र में कौन सा है, तो महाराष्ट्र में जो अभयारण्य है वो है तानसा। कौन अभयारण्य, तानसा अभयारण्य है। अगली है उत्तराखंड में जो आपका है, उत्तराखंड में वो हो जाएंगे आपका जिम कार्बेट। कौन, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट वो उत्तराखंड में स्थित है, जिम कार्बेट अभयारण्य। और हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएंगे रोहिला। कौन अभयारण्य, रोहिला अभयारण्य है। तो इस तरह से प्रश्न याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वियना यानी ऑस्ट्रिया, वियना यानी ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया जो बसा है वो ऑप्शन ए, डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश जो है वो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। अगली प्रश्न, तो और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि देहरादून उत्तराखंड में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो वो हो जाएंगे केंद्रीय वन। कौन, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र वो उत्तराखंड में है। और आपका जो ये नागपुर है, नागपुर में आपका हो जाएंगे पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र। कहाँ, वो नागपुर में है। और मैसूर यानी कर्नाटक में आपका हो जाएंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। वो कहाँ पर है, मैसूर में है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो है 193वां सदस्य वो कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, दक्षिणी सूडान। जो संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य है, 193 नंबर का सदस्य है। कौन, दक्षिणी सूडान। चलिए दोस्तों, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी मेहनत, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से, और अपनी कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे हैं। 12 का है टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। टिहरी डैम जो है बांध वो किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी पर। किस पर, भागीरथी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, किसके, संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। किसका, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी, भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये अनुच्छेद क्या हो जाएंगे कि संघीय न्यायपालिका का, तो भाग 5 और आर्टिकल आपका हो जाएंगे कौन, 52 से किसमें 151 तक, 52 से 51।
कौन संघीय न्यायपालिका का। और आपका जो ये हो जाएंगे दोस्तों, और अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है। पोंगल पर्व जो है वो किस माह में, तो आपका जनवरी माह में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इसमें से और सभी प्रश्न बनवा लेते हैं जैसे दिया गया है। भाग 5 देखे हैं तो भाग 4 भी देख लेते हैं शुरू जी। तो भाग 2 को जो कहते हैं वो क्या उल्लेख है भाग 2 में, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। किसका, नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद क्या हो जाएंगे 5 से 11, किसका, नागरिकता संबंधित। और आपका ये भाग जो 3 है, ये भाग 3 में जो कहा गया है इसमें मौलिक अधिकार कहा गया है। क्या, मौलिक अधिकार भाग 3 में कहा गया है। इसका आर्टिकल जो हो जाएंगे वो 12 से क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 1235। और भाग 3 में किस का उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और भाग 4 में जो है उसमें कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक के अनुच्छेद क्या है, तो 36 से आपका 51 हो जाएंगे, 36 से 51। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, याद जरूर रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ऑप्शन डी हो जाएंगे। भव्य चित्रात्मक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि थी। अगली प्रश्न, अगली है कि बिजली के एक एकक किसके बराबर होते हैं, तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। अगली है खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है, तो किसके कारण है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएंगे डी का, ऑप्शन डी 18 डी नवीन की अधिकता और कवक वृद्धि के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी है यानी ऊपरी परत में क्या सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, तो आपका हो जाएंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो प्रोड्यूसर गैस कौन सा है, वो आपका हो जाएंगे ए CO+N2 जो है ये प्रोड्यूसर गैस है। अगली प्रश्न है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो समीकरण है कास्टिक सोडा का क्या होता है दोस्तों, तो NaOH हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको कि ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को दिल से अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि आप लोग मेरे वीडियो के प्रश्न अच्छे लगते हैं, अच्छे इसी आप लोग देखते हैं शुरू से अंत तक। तो आप अपने स्कोर बता सकते हैं कि 21 में से आप कितना सॉल्व किए हैं, ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 6 के, और तब तक लेके धन्यवाद। फिर अभी लेकर आएंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कुछ देर के बाद अपलोड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। PDF टेलीग्राम पर देते हैं।